नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने समृद्धि परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, अपन तैयारी कर रहे हैं अपनी दोहरान प्रक्रिया जो चल रही है। आप लोगों के इस अंतिम समय में संपूर्ण संस्कृत पाठ्यक्रम का आप जो रिवीजन कर रहे हो उसमें वर्ण विचार, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, धातु रूप, शब्द रूप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग, लकार, पुरुष, ये जो आपके बिंदु हैं इनसे संबंधित अपन ने रिवीजन कर लिया है। और अपने दौरान की जो ये प्रणाली है इसका जो प्रारूप है वो ये है कि आप सुबह सुबह 6 बजे से आप लोगों को इस YouTube चैनल पर एक रिवीजन वीडियो मिलता है। आप लोग उससे पढ़ते हो कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आप पढ़ने के बाद में शाम को संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन पर टेस्ट देते हो और उस टेस्ट का मैं 7 बजे लाइव आकर सॉल्यूशन करवाती हूँ। जी हाँ, और आज उसी प्रणाली में आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको पता है रविवार को अपनी एक महत्वपूर्ण क्लास होती है। रविवार की क्लास अपने लिए एक अपने आप में स्पेशल होती है, आप सभी को पता है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की जो सबसे बड़ी मांग आ रही थी कि हमें लिंग पहचान करने में बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि लिंग से संबंधित प्रश्न ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। कोई भी पद देकर गद्यांश या पद्यांश में से किसी भी पद में आपको लिंग पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कोई भी पद देकर आप लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के, वचन का, पुरुष का कोई भी उदाहरण दिया जाए उससे संबंधित पीछे की जो आपकी 3 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, पुरुष, लकार, धातु रूप, शब्द रूप और कारक, विभक्तियां, इससे संबंधित आपके सामने 250 प्रश्न हो चुके हैं। और उन 250 प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को यह पता चल जाए कि किस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो आप सभी याद रखिए, अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा है पीछे वाली को तो जरूर देखना, क्योंकि ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें सबसे पहली बात तो आप लोगों को बताई जाएगी लिंग परिचय। लिंग परिचय, और उसके बाद में जो हमारे सामने जो बिंदु आएगा वो आएगा वाक्य अनुवाद। देखिए, वाक्य अनुवाद आप लोगों को पूछा जा सकता है, कारक के माध्यम से पूछा जा सकता है, विभक्ति के माध्यम से पूछा जा सकता है, किसी अव्यय के माध्यम से पूछा जा सकता है। किसी भी रूप में देकर एक भाषा का दूसरी भाषा में स्थानांतरण करना ही अनुवाद कहलाता है, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य द्विभाषा ज्ञानम होता है। 2 भाषाओं का ज्ञान, अर्थात एक वह भाषा जिसका अनुवाद करते हैं और एक वह भाषा जिसमें अनुवाद करते हैं। जिसमें अनुवाद करते हैं वह मुख्य रूप से मुख्य भाषा होती है और जिसका अनुवाद करते हैं वो गौण भाषा होती है। ये सारी बातें हम लोग शिक्षण विधि में भी समझे थे। अनुवाद अपने आप में एक शिक्षण प्रक्रिया होती है जो क्रियाशीलता तथा सक्रियता को सिद्ध करती है। अनुवाद करने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, और व्याकरण के ज्ञान में आप लोगों को मैंने संपूर्ण महत्वपूर्ण व्याकरण परिचय से आप लोगों को अवगत करवा दिया है। चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, वचन हो, पुरुष हो, लकार हो, विभक्ति हो, शब्द रूप हो, धातु रूप हो, ये जो प्रक्रिया बच रही है ये मैं अभी आपको बता ही दूंगी। इसके बाद में अनुवाद आप लोगों को सिखाने के बाद दूसरा पड़ाव है वो जाएगा आपका शुद्धि संशोधन। आप लोगों के एक प्रश्न शुद्धि संशोधन का भी पूछा जाता है। जी हाँ, ध्यान रखें आप लोग। और इसी अनुवाद से जुड़ा हुआ जैसे कई उदाहरण आप देखोगे पीछे वाले पेपर में भी मेरा पूछा हुआ है, जो लकार परिवर्तन है। अब लकार परिवर्तन वाला प्रश्न भी आपको पूरा समझ में आएगा, हिंदी अनुवाद उसका समझ में आएगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रख के उस चीज को कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जो भी वाच्य परिवर्तन का प्रश्न है या प्रश्न निर्माण का प्रश्न है, ये सारी इकाइयां इसी टॉपिक पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आप लोगों के जो संस्कृत का पेपर आएगा वो भी संस्कृत माध्यम में ही आएगा, और वो भी आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग अनुवाद सीखेंगे। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
आज की क्लास रोज के जैसे न होकर, क्योंकि उस जो हमेशा क्लासेस होती हैं उनमें तो क्या होता है, टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। जैसा आपने देखा कल की क्लास में कारक आपने पढ़ा और कारक का शाम को टेस्ट दिया और 7 बजे मैं लाइव आकर उसका सॉल्यूशन करवा दिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया रविवार की मैराथन क्लासेस होती हैं और उनमें आप लोगों के लिए क्या प्रणाली है वो समझिए। संस्कृत की क्लास का जो समय रहेगा वो रहेगा 5 से 7 बजे लाइव क्लास का, याद रख लेना। 5 से 7 बजे आप लोगों की संस्कृत की लाइव क्लास होगी और 7, 7:15 बजे से गणित की लाइव क्लास होगी। ये क्लास आपकी जो लाइव होगी, इस क्लास में आप लोगों को अनुवाद बनाना सिखाया जाएगा, वाक्य शुद्धि संशोधन बताया जाएगा तथा लिंग से संबंधित परिचित जिस प्रकार से कुछ प्रश्न आपके सामने आएंगे कि किस प्रकार से कौन से पद में आप लिंग का चयन करेंगे और अगर आप किसी पद में करते हैं तो उसकी विशेषता क्या होती है। जैसा सामान्य तौर पे आप देख सकते हो कि अगर हम लोग ये देखें कि इधर अगर किसी भी रूप में अपन देख सकते हैं कि जैसे छोटा छोटा मैं आपको बता देती हूं, घय प्रत्यय से बनने वाला शब्द सदैव पुल्लिंग कर देना। घय प्रत्यय से बनने वाला शब्द हमेशा पुल्लिंग कर देना। याद रखना जिस भी पद में घय प्रत्यय लगा हुआ हो, अगर आप लोगों को उसमें लिंग पूछा जाए तो वो पद हमेशा पुल्लिंग माना जाएगा। जैसे आप देख सकते हो पाठ, लेख, वेद, प्रकार, प्रभाव, देश, प्रदेश, विसर्ग, उपसर्ग, समास। आप देखोगे जैसे व्यक्तिगत नाम होता है तब तो आप लोग क्या करते हो, लिंग की पहचान फिर भी कर सकते हो। ऐसे जो भाव युक्त शब्द होते हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या आ जाती है विद्यार्थी के कि जैसे आप लोगों को पूछ लिया जाए कि भाई प्रदेश, मान लिया गद्यांश में ये नाम आ गया राजस्थान प्रदेश। अब प्रदेश को निकालकर आप लोगों से पूछें कि इसमें कौन सा लिंग है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ये पता चल गया दिश धातु से देश बना, विद से वेद बना, लिख से लेख बना, पट से पाठ बना, क्री से कार बना, ध्री से धार बना, ये जो शब्द करोगे वो हमेशा कौन से लिंग में कर देना, पुल्लिंग में, और आपका प्रश्न पूरी तरह सही होगा। अगर मान लिया आपको पूछ लिया आधार, अब आप सोचते रह जाओगे कि आधार में लिंग कैसे बताएं, और फटाफट विद्यार्थी क्या करेगा कि हाँ इसमें कोई व्यक्तिगत संज्ञा नहीं हो रही, जरूर ये नपुंसकलिंग शब्द है। नहीं, नपुंसकलिंग शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आप देखोगे आंग उपसर्ग है, धी धातु है, घय प्रत्यय है। ध्री धातु घय प्रत्यय से क्या बना, धारय है, और घय प्रत्यय से बना हुआ शब्द सदैव पुल्लिंग होगा। ऐसी कुछ विशेष बातें होती हैं जो भी आपके सामने निर्भय, समझ रहे हो, जैसे निर्भय। अब निर्भय में क्या होगा, भी धातु का बना भय, विजय जी धातु का बना जय, वो पहले उपसर्ग लगा दिया। ऐसे भाव युक्त शब्द आए और उन भाव युक्त शब्दों में यदि घय प्रत्यय का बोध हो वो पद हमेशा पुल्लिंग कर देना। सबसे महत्वपूर्ण बात और समझना, घय प्रत्यय वाले पद के अंत में आप लोगों को ए मिलेगा, और पहचानने की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि आप इस ए के बाद में क्या देखोगे, विसर्ग। अगर किसी पद या शब्द के विसर्ग मिल जाए, अंत में ए की मात्रा हो, आप लोगों को लग रहा है घय प्रत्यय है, वो पद 100% पुल्लिंग होगा। 100% कौन से लिंग में माना जाएगा, पुल्लिंग में माना जाएगा।
जब नपुंसक लिंग में इस पद को बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? अतो अम, ये अंतिम जो ए है उस ए के स्थान पे अम करते हैं, वहां पर मैं बताऊंगी वो नपुंसक लिंग बनेगा। जैसे पठ है, अब यहां पर देखो पाठ है वो पुल्लिंग है, बट अगर आपके आ गया पठनम, क्या आ गया? पठनम, अनम, लुट प्रत्यय से, अब लुट का क्या शेष रहेगा? यू, यू और नाकौ सूत्र से यू को अन हो जाता है। पठनम, हसनम, लेखनम, रक्षणम, वदनम, वचनम, जो भी पद आ जाए जिसके अंत में अनम शेष हो। और या मैं ये कह सकती हूं इस तरीके से आप लोगों को बोध दिखाई दे वो पद कौन से लिंग का होगा? नपुंसक लिंग का। तो देखो जो पढ़ा हुआ है उससे ही तो होगा। अगर आप लोग कहेंगे नहीं मैं रट बैठता हूं, मैंने इतने पद पढ़ लिए, आप कितने एक रटोगे? धातु है, हमें धातु पूरी याद नहीं कर सकते हम। आप लोग इस तरीके से व्याकरणिक इकाइयों के माध्यम से यदि समझने का प्रयास करेंगे तो आप किसी भी पद में लिंग का परिचय यानी आप बता सकते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें कि क्तिन प्रत्यय आता है, एक कौन सा प्रत्यय आता है? क्तिन प्रत्यय। देखिए ये क्तिन प्रत्यय है, आधा क और ती और ने का लोप हो जाएगा, लशक व तदिते से क का लोप होकर यहाँ पर ती शेष रहेगा। और इस क्तिन प्रत्यय से बनने वाला पद, जैसे आप देखोगे कि गति, मति, या आप देखोगे शुद्धि, बुद्धि, या फिर दृष्टि, सृष्टि, मुक्ति, उक्ति, सुक्ति, यानी जो भी भक्ति, भुक्ति, कृति। अब आपके पेपर में आ गया प्रकृति। अब प्रकृति में बताओ संगति, आपका शब्द आ गया संगति। अब आप सोचेंगे संगति में अगर आप भाव सोचेंगे तो मतलब अपन कहेंगे इसमें तो अपने आप में भाववाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, भाववाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, तो हम कौन से लिंग का करेंगे? यहाँ 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्तिन प्रत्यय होगा वहाँ सदैव स्त्रीलिंग शब्द मान्य होगा। तो कुछ हद तक आप लोगों के 75% जो लिंग परिचय वाली इकाई है वो आपके प्रत्ययों से सॉल्व हो सकती है। पहली बात तो है ये। अगर ये तो बात आ रही है क्रिया रूप में, क्रिया रूप में मैं यदि कहूँ तो 75% जब भी आप शब्द को पढ़ो अच्छी तरह से पढ़ना। अगर हमें देखना हो और जैसे भाव अर्थ में देखें या किसी भी रूप में देखेंगे तो जिसमें भी भाव पुरुषत्व के भाव दिखाई दें वो पुल्लिंग होगा, स्त्रीत्व के भाव दिखाई दें वो स्त्रीलिंग होगा। अगर ये दो ही होता तो हमारे सामने कोई समस्या नहीं आती, परंतु संस्कृत में एक तीसरा लिंग भी होता है जिसमें पुल्लिंग के भाव भी होते हैं, स्त्रीलिंग के भाव भी होते हैं, हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। अभी उसके लिए आप समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने एक शब्द बोला फल, अगर मैं कहूँ फल, कौन सा फल? फल तो कोई भी हो सकता है। अगर इसी फल को मैं बोलूं आम, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगर किसी फल को मैंने बोला आम, अब आम होता है या होती है, लिंग की पहचान क्रिया से कर सकते हो। तब अपने आप कौन सा कर दोगे? पुल्लिंग। पर अगर मैंने बोला फल, अब फल कोई सा भी हो सकता है, हम कौन सा लिंग करेंगे? नपुंसक लिंग करेंगे। अगर मैंने बोला पुस्तक, पुस्तक में नपुंसक लिंग होगा क्योंकि पुस्तक कोई सी भी हो सकती है। अगर मैंने पुस्तक में नाम बोला गीता, गीता अगर मैं शब्द ले रही हूं प्रयोग में एक व्यक्तिगत संज्ञा के रूप में, तो हम गीता में स्त्रीलिंग करते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी शब्द, जैसे मैं बोलूं वस्त्र, अब वस्त्र पहनने का हो सकता है, ओढ़ने का हो सकता है, बिछाने का हो सकता है, ढकने का हो सकता है, वस्त्र कोई सा भी हो सकता है। वस्त्र शब्द सदैव नपुंसक लिंग होगा। जिसका व्यक्तिगत निर्धारण नहीं कर सकते हम लोग, वो तो 100% ही नपुंसक लिंग होगा। मैं ये कभी नहीं कर रही हूं, ध्यान दे लेना, ये कभी नहीं कहूंगी केवल वही होंगे, मैं कह रही हूं वो तो होंगे ही होंगे, उनके अलावा और भी हो सकते हैं। दूसरी बात,
कोई भी लिक्विड चीज हो, कोई भी तरल पदार्थ जिसको हम कहते हैं, अगर तरल पदार्थ हो, लिक्विड चीजें हो, वो हमेशा नपुंसक लिंग में होंगी। पानी, दूध, दुग्धम, तक्रम जिसको छाछ बोलते हैं हम, रक्तम, रक्त, दुग्धम, दुग्ध। अब आप लोगों के पेपर में आ गया मधु शब्द में लिंग बताओ भाई। अब आप क्या करोगे मधु में? आप सोचेंगे ये तो लड़की का नाम होता है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, बट नहीं, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। मधु का मतलब होता है शहद, और व्याकरणिक दृष्टि से तरल पदार्थ जो शब्द होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग में माना जाएगा, सॉरी नपुंसक लिंग में माना जाएगा। तो मधु शब्द कौन से लिंग का होगा? नपुंसक लिंग का। अगर मैंने लिखा नारी, अब नारी में कौन सा लिंग करोगे? स्त्रीलिंग। इसी के जैसे मैंने लिख दिया वारी। अब आप नारी में स्त्रीलिंग करोगे तो क्या वारी में भी स्त्रीलिंग होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि वारी का मतलब होता है जल। वारी का मतलब होगा जल, और जल है वो तरल पदार्थ है, और तरल पदार्थ हमेशा नपुंसक लिंग का शब्द होता है। अगर शरीर का कोई अंगवाची शब्द है जो युग्म में है, या अपन कह सकते हैं जो, जैसे मैं बोलूं आंख, अब आंख एक बोल रहे हैं कि दो बोल रहे हैं, हम जहां वचन का बोध नहीं कर सकते, जहां वचन बाहुल्य होता है, वहां सदैव नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है। जहां वचन की बहुलता, जहां संख्या की बहुलता हो रही है, जहां हम ये निर्धारण कर ही नहीं सकते, जहां एक पहेली बन जाती है, वहां पर हम शब्द सदैव कौन से लिंग का करेंगे? नपुंसक लिंग का। इसके अलावा कुछ शब्द जिनमें हम निर्जीव सजीव रूप में भी देख सकते हैं, बट मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि सभी निर्जीव शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, नहीं, पर यह हमेशा होगा कि सजीव शब्द कभी नपुंसक लिंग नहीं होंगे। ये बात आप, ये जो शब्द है ना सजीव वाला, ये आपका बहुत प्रश्न सही करवा सकता है। ध्यान से सुनना इस लाइन को। निर्जीव शब्द पुल्लिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, नपुंसक लिंग भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, और उनकी पहचान अपन इस तरीके से कर सकते हैं, प्रत्ययों के माध्यम से कर सकते हैं। पर जो सजीव शब्द होते हैं, सजीव आप समझ रहे हो, जिसमें जीव है, जिसमें श्वास है, जिसमें आत्मा है, जो सजीव होता, जीव सहित होता है, वो कभी भी नपुंसक लिंग नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां से आप पकड़ लो, अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर व्यक्तिगत संज्ञा नहीं होती तो नपुंसक लिंग कर देंगे, पर मैं फिर उस बात पे ये कह रही हूं सब जगह नहीं होगा। अब सब जगह नहीं होगा तो फिर आपके मन में आ गया, ये तो भ्रम पैदा हो गया। अभी तो थोड़ी देर तो हमने सुना था कि चलो भाई ठीक है, जहां व्यक्तिगत संज्ञा नहीं होगी हम लोग नपुंसक लिंग कर देंगे, पर अभी रोक दिया उस बात में। हाँ बिल्कुल रोक दिया, पर उसको रोकने के लिए हम ऐसे भी पूरा कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों के सामने शब्द लिखा खग। खग का मतलब होता है पक्षी। अब पक्षी में कौन सा लिंग होगा? अब हम कहेंगे पक्षी, कि भाई पक्षी तो कोई सा भी हो सकता है, और व्यक्तिगत बोध तो हो नहीं रहा। व्यक्तिगत बोध नहीं हो रहा तो फिर हम कहेंगे नपुंसक लिंग, परंतु उस बात को कौन काट देगा कि पक्षी सजीव है, और जो शब्द सजीव होता है वो कभी भी नपुंसक लिंग नहीं होता। और जहां पर पुरुषत्व या स्त्रीत्व बोध नहीं हो रहा, एक जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, वहां पुरुष बाहुल्य होता है, पुरुषवाचक यानी पुल्लिंग शब्द माना जाता है, चाहे वो स्त्रीलिंग में हो चाहे वो पुल्लिंग में हो। परंतु अगर खग शब्द आ रहा है, पक्षी शब्द आ रहा है, तो वो हमेशा पुल्लिंग में माना जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं आपके सामने एक शब्द लिखूं अश्व, घोड़ा, अब अश्व शब्द कौन से लिंग का है? तो हम कहेंगे पुल्लिंग है। हम कहें नहीं, व्यक्तिगत निर्धारण तो हो ही नहीं रहा है, नहीं व्यक्तिगत निर्धारण नहीं हो रहा, पर शब्द सजीव है। इसी प्रकार हमारे सामने एक शब्द आता है वृक्ष। अब हम कहें वृक्ष तो कोई सा भी हो सकता है, वृक्ष में कौन सा लिंग है? अगर आपके मन में आ रहा हो नपुंसक लिंग तो पूरी तरह गलत है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी अपन ने साइंस पढ़ी है तो वृक्ष सजीव होता है, जो अपना भोजन ग्रहण करता है, जो जीवित और मृत अवस्था में रहता है। आप समझ रहे हो? जब तक उसमें जीव है तब तक वृक्ष सजीव है, जब तक जीव नहीं है वो मृत अवस्था में हो जाता है।
तो जहां पर हम लोग कह सकते हैं वृक्ष का स्त्रीलिंग में आएगा पुल्लिंग, और वृक्ष का स्त्रीलिंग शब्द होता है लता। लता शब्द किस में आएगा स्त्रीलिंग में। इसके अलावा और भी जैसे शब्द, अब अगर आप लोगों को इतने आंकड़ों का पता हो तो फिर शब्द तो उसी में से ही आएंगे। व्यवहारिक बातें, प्रायोगिक अभ्यास अगर हम लोग कर सकते हैं तो किसी भी शब्द में हम लिंग का परिचय कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो जैसे ब्रह्मा है, राजा है, नेता है, कर्ता है, त्रिचवर्ते वाले जो शब्द आ रहे हैं जिनमें आकारांत का हम लोग बोध कर रहे हैं परंतु पुरुषत्व के भाव हैं, वो शब्द भी पुल्लिंग में होगा। अब क्या आकारांत सभी शब्द पुल्लिंग होंगे? नहीं, भाव के आधार पर। जैसे पिता है, अब पिता है, पिता होता है पुल्लिंग, माता दोनों में आ की मात्रा है पर माता स्त्रीलिंग है और पिता पुल्लिंग है। अब कहें राजा, राजा में मात्रा किसकी है? आ की, परंतु फिर भी राजा होता है न कि होती है, क्रिया से भी हम लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग यूं समझ सकते हो मात्रा के आधार पे। अब जैसे मैंने लिखा नदी, श्री, लक्ष्मी, देवी, लेखनी, नारी, ये जो शब्द होते हैं बड़े ई की मात्रा लगी है और बड़े ई की मात्रा लगी है, ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। अगर मैंने यहां पर लिख दिया वधू और चमू, दोनों शब्दों का अच्छी तरह से याद रख लेना। वधू और चमू में दोनों में मात्रा कैसी लगी है? दीर्घ मात्रा का बोध किया गया है। अब दीर्घ मात्रा है तो वहां पर शब्द कौन सा होगा? स्त्रीलिंग। आप लोगों के लिए नया शब्द आया होगा चमू। चमू का मतलब होता है सेना। अब आप बताओ, सेना में व्यक्तिगत बोध नहीं हो रहा। सेना अपन कह सकते हैं पुरुष सेना भी हो सकती है और स्त्री सेना भी हो सकती है, परंतु है तो सजीव सेना। अब अपन कहें क्रिया से बोध, देखना आपको सेना होती है या सेना लड़ती है या सेना लड़ता है, तो हम प्रयोग लेते हैं सेना लड़ती है। क्रिया किस लिंग की लग रही है? स्त्रीलिंग के। तो चमू शब्द है वो स्त्रीलिंग में होगा। आप लोगों के तो संस्कृत में सबसे बड़ी पहचान है कि भाई बड़े ऊ की मात्रा लग जाए, यहाँ पर आपको कौन सा लिंग कर देना है? स्त्रीलिंग कर देना है। इसके अलावा आप कुछ और शब्द भी देख सकते हो, जैसे मैंने 3 प्रत्यय वाला आप लोगों को बता ही दिया हूँ। कुछ पुरुषत्व या स्त्रीत्व भाव को समझने के लिए एक और तरीका भी हमारे पास में है। देखो, अगर ए, ई और ऊ, इधर भी मैंने लिखा ए, ई और ऊ, और यहां मैंने लिखा आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, पर मैं यहां भी आ लिख सकता हूं। देखो, और कोई चीज नहीं है इसमें। पहले तो मैं यहां पे बताती हूं। यहां मैंने लगाया विसर्ग, यहां भी लगाया विसर्ग और यहां भी लगा दिया विसर्ग। यहां मैंने लिखा मैं और यहां दोनों के विसर्ग नहीं लगेगा। अगर ऐसा आ रहा है, अगर आप लोगों के सामने अम या छोटे ई और छोटे ऊ की मात्रा के विसर्ग नहीं लगा हुआ हो तो वो शब्द आप लोग कर देना नपुंसक लिंग। कौन सा लिंग हो जाएगा? नपुंसक लिंग। अगर आपके सामने ए के विसर्ग लगा है, छोटे ई के भी विसर्ग लगा है, छोटे ऊ के भी विसर्ग लगा है, वो शब्द कौन से हो जाएंगे? पुल्लिंग। और दीर्घ ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ या आ जिसमें स्त्रीत्व का भाव हो। अब ये स्त्रीत्व पुरुषत्व भाव, इसमें पुरुषत्व का भाव होगा। अभी मैंने बताया था जैसे राजा, ब्रह्मा, नेता, कर्ता, पिता, होता, धाता, ये सारे क्या जाएंगे? पुल्लिंग। परंतु माता, रमा, लता, कक्षा, माला, ये जो स्त्रीत्व भाव प्रकट कर रहे हैं जिसमें आ की मात्रा है, वो कौन से लिंग हो जाएंगे? स्त्रीलिंग में। ये तो खैर इसमें तो कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, अपने आप ही पता चल जाता है। जैसे बालिका, अबालिका, ये पहचान किसकी होती है? स्त्रीलिंग की। अब मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखूं, जैसे मैंने लिखा पुत्री। अब पुत्री में आप देख रहे हो मात्रा कैसी आ रही है? बड़े ई की। अगर मैंने लिखा विष्णु हो, अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, छोटे ऊ की मात्रा है, विसर्ग लगा हुआ है, आप कौन सा कर दोगे? पुल्लिंग। अगर मैंने लिखा भानु, पुल्लिंग। अगर लिखा हरि, पुल्लिंग। मुनि, पुल्लिंग।
समझ रहे हो? साधु पुल्लिंग। अगर मैंने लिखा चक्षु, क्या ये भी पुल्लिंग है? तो हम कहेंगे नहीं। कैसे पता चला? आपको अर्थ आए ना आए, यहाँ पे विसर्ग नहीं है। देखो छोटे ऊ की मात्रा है पर विसर्ग नहीं है। विसर्ग नहीं है तो आप कौन से लिंग का कर दोगे? नपुंसक लिंग का। चक्षु। और वैसे भी मैंने बताया जो युग्म में जो प्रयोग में ले रहे हैं हम लोग आंख, तो यहाँ पर हम कौन सा कर देंगे? चक्षु। इसी प्रकार अगर मैंने लिखा फलम, धनम, ज्ञानम, वस्त्रम, अब आप देख रहे हो अम, जहां अम लगा हुआ आ जाए वो शब्द सदैव नपुंसक लिंग कर देना। पत्रम, फलम, पुष्पम, ज्ञानम, धनम, रक्तम, जलम, तक्रम, दुग्धम, कोई भी अम लगा हुआ आए वो नपुंसक लिंग कर देना। ई और उ की मात्रा के विसर्ग नहीं आए वो नपुंसक लिंग कर देना। विसर्ग आ जाए तो पुल्लिंग कर देना। आ पुरुषत्व का भाव हो तो पुल्लिंग और स्त्रीत्व का भाव हो तो स्त्रीलिंग कर देना। इनके आधार पर हम लोग लिंग का परिचय या लिंग की पहचान करते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो अपने आप में केवल एक ही अर्थ में होते हैं, जैसे नदी है। अब नदी अकेली होती है, इसका कोई पुल्लिंग शब्द नहीं होता, नदी शब्द स्त्रीलिंग होगा। सूर्य उगता है या उगती है तो उगता है। अब सूर्य को सूर्य लिखो, चाहे रवि लिखो, चाहे भानु लिखो, किसी भी विलोम शब्द में आप लिख सकते हो। रवि लिखोगे तो हम कैसे लिखेंगे? मात्रा के विसर्ग लगाएंगे क्योंकि पुल्लिंग है। भानु लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक आपके सामने बहुत से विद्यार्थियों में कंफ्यूज रहता है, आत्मा, वायु और अग्नि। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आती है ये, इनमें हमेशा विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है। सबसे पहली बात तो मैं बता देती हूँ, आत्मा को आत्मन कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीव। अब मुझे बताओ जीव होता है या होती है? हम लोग ये भले ही बोलेंगे आत्मा व्यवहारिक अर्थ में, बट जीव होता है। जो सजीव और निर्जीव का बोध कराता है, निरहित, जीव रहित, निर्जीव, जीव सहित होता है वो सजीव होता है। तो यहां पर आत्मन शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन बनता है आत्मा, जैसे राजन शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद बनेगा राजा, उसी तरीके से बना आत्मा। यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि राजा और यहां पर हम कहेंगे आत्मा, ये शब्द पुल्लिंग होगा। वायु के विसर्ग लगा दिया मैंने, मतलब पुल्लिंग। आपके मन में लग रहा होगा वायु, हवा तो बहती है, हवा होती है, और ये वायु और अग्नि, आग नहीं, अग्नि बोला है मैंने। ऋग्वेद में अग्नि और वायु को देवता रूपी शब्द में प्रयोग में लिया गया है। यहां पर अग्नि देव और वायु देव दोनों को पुरुषत्व भाव में हमें अपने आप में संबोधित किया गया है, इसलिए ये शब्द किस में माने जाते हैं? पुल्लिंग में। वायु के रूप गुरु के जैसे चलेंगे, अग्नि के रूप हरि के जैसे चलेंगे। अग्निये नमः या अग्ने स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति। समझ रहे हो? इसके अलावा जैसे पशु शब्द है, शिशु है। अब पशु शिशु, आप ये कहें कि व्यक्तिगत बोध तो हो ही नहीं रहा, पर याद रखो सजीव है। सजीव है तो हमारे सामने यहाँ पर पुरुषत्व बाहुल्य होगी और स्त्रीलिंग पुल्लिंग के जैसे रूप चलेंगे। किसके जैसे चल जाएंगे? पशु 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 है, शिशु 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 है, गुरु के जैसे रूप चलेंगे। तो ये कुछ सामान्य बातें होती हैं जिनके आधार पर हम लोग लिंग का परिचय करते हैं। विधि, संधि, ये सारे शब्द अपने आप में कौन से लिंग के होंगे? पुल्लिंग के होंगे। इनसे संबंधित ही इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज शाम को 5 से 7 बजे जो वाक्य अनुवाद की क्लास होगी, उससे पहले इस लिंग से संबंधित भी आपके सामने 20 प्रश्नों का अभ्यास कार्य होगा। यानी ये जो आपको मैंने मौखिक रूप से बताया है, आप इसको समझने का प्रयास करना, कुछ अपने आप में अवबोधन क्षमता का प्रयोग करना,
कुछ क्रियाशीलता का अभ्यास कार्य करना। उसके अलावा आप देख रहे हो संस्कृत समृद्धि पुस्तक में भी ये चैप्टर दिया हुआ है 100 नंबर पेज पे। अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये विद्यार्थियों ने बहुत ने मेरे पास मैसेज किया था कि उस पुस्तक में चैप्टर नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ बिल्कुल दिया हुआ है। ये चीज़ इसके आधार पे आपको मैं 20 प्रश्न दूंगी जो बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुकूल होंगे। उसके बाद आप लोगों का वाक्य अनुवाद होगा और फिर आपका अश्वदी संशोधन होगा। टाइम आपको पता रहना चाहिए, आज रविवार का, हमेशा के लिए नहीं, केवल रविवार का आपका 5 से 7 रहेगा संस्कृत का, और 7 बजे से गणित की मैराथन क्लास चलेगी। रविवार अपनी स्पेशल क्लास होती है, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए एक स्पेशल तरीके से इस कक्षा को आप लोग भी स्पेशल बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइव उपस्थित होना। और इस कक्षा में आपने जितना संस्कृत पढ़ा है अभी तक का, यहाँ हम लोग पढ़ाने नहीं सिखाने का प्रयोग करेंगे। आज की जो क्लास होगी उसमें कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिखाया जाएगा, अभ्यास करवाया जाएगा। आप लोगों को ये बताया जाएगा एक कम समय में जितना जल्दी हो सकता है अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे, परेशानियां होंगी, समस्याएं होंगी, आप लोगों की लाइव क्लास में आपके जो भी कमेंट्स होंगे उन कमेंट्स के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आपके जो भी प्रश्न हैं आप दिन में नोट कर लो, पढ़ लो, चाहे वो लिंक से संबंधित हो या फिर बेसिक जो मैंने बताया। इससे पहले आप लोगों की 3 क्लासेज हो चुकी हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग, लकार, पुरुष, धातु रूप, शब्द रूप और कारक की, और 250 प्रश्न उसके प्रश्नों का संग्रह हो चुका है। उनको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके आधार पर भी हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। आपके जो भी प्रश्न होंगे वो आप कमेंट करना और अपनी समस्या का समाधान करना। इसके अलावा दूसरी बात, सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है कि इस कक्षा के बाद में आप लोगों के ये जो एक डर बना हुआ है कि मैं कैसे इन शब्दों का प्रयोग करूंगा, वाच्य परिवर्तन क्यों नहीं पढ़ा है कारक के बाद, क्योंकि वाच्य परिवर्तन तभी पढ़े जाएंगे जब आप लोगों को अनुवाद समझ में आएगा, जब आप लोगों को विभक्ति का प्रयोग करना समझ में आएगा, जब कर्तृवाच्य बनाने लायक बन जाओगे तो फिर कर्मवाच्य का प्रयोग करेंगे। इसलिए आज के क्लास में जरूर उपस्थित होना आप सब लोग 5 से 7 बजे। 5 बजे जैसे ही क्लास शुरू होते ही आप लोगों के इन 20 प्रश्नों का टेस्ट होगा, इसलिए आप लोग जैसे ही क्लास शुरू होती है तभी आप उपस्थित होना, क्योंकि 7 बजे तक अपनी क्लास पूरी करके आप लोगों की गणित की क्लास भी शुरू करवानी है। इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग जितना हो सकता है उपस्थित होना, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना, और यदि आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना, ऐप को डाउनलोड करके आपके जो भी महत्वपूर्ण नोट्स सामग्री हैं वो आप वहाँ पर आपसे प्राप्त यहाँ पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आज वाली जो क्लास है उसकी PDF आपको संस्कृत समृद्धि के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और यदि टेलीग्राम चैनल आप लोगों से नहीं जुड़े हुए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़िए, क्योंकि इस क्लास की PDF आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को 5 से 7 बजे लाइव क्लास में।